अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम वेक्टर्स के क्विज को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास है, देर आर टू फोर्सेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अदर ऑफ 12 न्यूटन। एट व्हाट एंगल द वेक्टर्स बी एडेड टू गेट द रिजल्टेंट ऑफ 17 न्यूटन। देखें, तीन रिजल्टेंट हैं हमारे पास। दो फोर्सेस हैं, एक है 5 न्यूटन और दूसरी है 12 न्यूटन। तो इनके हमने तीन रिजल्टेंट लेने हैं। तो पहली दफा जब हम इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आता है 17 न्यूटन। दूसरी दफा जब हम इनको ऐड करते हैं तो फिर हमारा आंसर आता है 7 न्यूटन। तीसरी दफा जब हम ऐड करते हैं तो अब हमारा आंसर आता है 13 न्यूटन। तो आप जानते हैं कि जो वेक्टर्स की दुनिया, वहां पर जो एंगल होता है वो डिपेंडेंट होता है। बात एंगल। सुने दोबारा ऊपर करिए। जी। जब हम ऐड करते हैं पहले 17 आता है, हाँ ऐसे जी। जब हम माइनस करते हैं फिर 7 आता है ना। नहीं, वो एडिशन ही हो रही है ना, कि जब हम मतलब पहले कोई एंगल होगा जिसमें हम दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 17। फिर हमने एंगल बदला, फिर हमने दोनों को ऐड किया, फिर आंसर आ गया 7। फिर कोई और एंगल बदला, फिर इसका आंसर आ गया 13। तो हमने एंगल्स को बताना है कि जब हमने 17 रिजल्टेंट आया तब उसका एंगल क्या है, और जब हमने 7 वो न्यूटन था तब एंगल कौन सा था, और 13 पे वो कौन सा एंगल था, वो हमने बताना है। तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, 0, 180 और 90 डिग्री। अब देखें, जब आप अच्छा आप बताएं इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। हम्म, नहीं मालूम सर। अभी आप बताओ। मुझे लगता है इसका पहले वाला होगा। पहले का एंगल 0 आएगा, दूसरे हाँ का जी, ये गुड। 7 आएगा, तो इसका मतलब 18। गुड। अब देखें, 18 होगा, तुक्का ही है। आप जानते नहीं, सही है। आप जानते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होता है, जब उनका एंगल मिनिमम होना चाहिए। तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। 12+5 का जो आंसर वो मैक्सिमम है ना, 17 न्यूटन। क्योंकि ट्वेल्व जी प्लस बिल्कुल। फाइव का आंसर 17 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये जी इसका ऐसे ही। मैक्सिमम रिजल्टेंट है। तो जितना मैक्सिमम, ये फुल मैक्सिमम रिजल्टेंट है, तो इसका मतलब है तो यहाँ पर एंगल एंगल उतना ही क्या छोटा होगा, होगा। मिनिमम होगा, यानी कि 0 होगा। और फिर जो हाँ जी। दूसरा आंसर है 7 न्यूटन, तो ये 7 न्यूटन कब आता है, जब दोनों को माइनस करते हैं, 12 माइनस माइनस फाइव करते हैं तो 180 आता है। हाँ जी, 12 - 5 का है, तब आंसर हमारा 7 आता है। तो इसका मतलब है ये हम्म। मिनिमम आंसर है। तो मिनिमम आंसर कब आता है, जब एंगल मैक्सिमम हो। और दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मैक्सिमम कितना होता है, 180। 180। 180 से ज्यादा एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान 181 एंगल पॉसिबल नहीं है, 182 एंगल पॉसिबल नहीं है। दो वेक्टर्स के दरमियान मिनिमम एंगल 0 होता है और मैक्सिमम एंगल 180 होता है। ना 0 से कम होता है, ना 180 से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है 17 न्यूटन जो मैक्सिमम हमें रिजल्टेंट मिला है, उसके लिए एंगल मिनिमम होगा, यानी कि 0 होगा। और यहाँ पर हमें मिनिमम रिजल्टेंट मिला है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो फिर तीसरा ऑप्शन बचता है कि 13 न्यूटन। तो 13 न्यूटन के लिए ये आप 19 पे चेक कर लें। तो जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, तो आप उसका फार्मूला क्या होता है कि पहले का स्क्वायर आप कर लें। तो पहले हमारे पास 12 का स्क्वायर है, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर कर ले, सेकंड हमारे पास 5 है। आता है 125 जमा, सॉरी 144 जमा 25, ये आ गया 169, किया 13 आ गया। हाँ जी। तो जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो ना, तो आपने ये फार्मूला है, आपने इससे फार्मूले से कैलकुलेट करना है कि पहले का स्क्वायर ले जो लें, जो आपने सेकंड का दिया स्क्वायर था, ले लें। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाँ जी। इकबाल, आपको क्लियर है। हाँ यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये आपके लेक्चरार के टेस्ट में आ चुका है। ये जो भी मैंने क्विज ठीक लिए है है। ना, ये आपके पास पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने अच्छी तरह, इनका कंसेप्ट आपको होना चाहिए। टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन अ प्लेन। एक वेक्टर हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर बी है।
एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं, एक तीसरा वेक्टर है सी, वो क्या कर रहा है, इन वेक्टर के दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है, लाइज आउटसाइड द दिस प्लेन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ये एक प्लेन हो गया, और जो वेक्टर सी है ये दूसरा प्लेन वो यहाँ पर करके लाई कर रहा है, तो ये वेक्टर हमारा सी हो गया। अब देखिए वेक्टर ए और बी का प्लेन सेम है, लेकिन जो वेक्टर सी है उनका उसका प्लेन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो फिर हमने इन चारों आंसर्स में हमने बताना है कि इनका जो रिजल्टेंट है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, क्या क्या वो जीरो हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। या इनका जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी, वो लाइज इन द प्लेन ए प्लस बी, ए प्लस बी के प्लेन में लाई करेगा या सी के प्लेन में लाई करेगा। तो इसका क्या आंसर है? कैन बी जीरो, कैन नॉट बी ऑप्शन ए जीरो। जी, कैन बी जीरो सर। कौन सा आंसर है? फर्स्ट आंसर सर। कि यानी कि जीरो हो सकती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये दो वेक्टर्स हैं, ये एक प्लेन में है, और जो वेक्टर सी है ये दूसरे प्लेन में है। तो जब दो वेक्टर एक प्लेन में है, दूसरा जो वेक्टर सी है वो दूसरे प्लेन में है, तो क्या दोनों का फिर वो रिजल्टेंट वो जीरो हो सकता है? सी नहीं। सी तो इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा पहले, उसका प्लेन ही अलग है। तो जब भी दो वेक्टर्स का प्लेन डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर ए प्लस बी, इस इन दोनों का तो प्लेन सेम है, लेकिन जो सी है उसका प्लेन डिफरेंट है। तो जब भी दो वेक्टर्स का प्लेन डिफरेंट हो तो उसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। अगर दोनों का प्लेन सेम होता, सी वेक्टर भी ए प्लस बी में ही लाई करता, तो फिर आंसर हमारा जीरो आ सकता था। क्लियर है ये पॉइंट? ये आपने पढ़ा भी, एमसीक्यू भी है कि जो को प्लेनर वेक्टर्स होते हैं, मिनिमम कितने को प्लेनर वेक्टर होना चाहिए कि जिनका सम जीरो हो, तो वो टू आंसर है। और मिनिमम नॉन को प्लेनर वेक्टर कितने होने चाहिए जिनका सम जीरो हो, तो उसका आंसर किया थ्री। तो लेकिन यहाँ पर जो हमारा है ना, ये दो वेक्टर अगर इसका आंसर कुछ और आ रहा है और ये वेक्टर दूसरे प्लेन में लाई कर रहे थे, ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं लाई करते, तो इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। क्लियर है? नहीं होगा। क्लियर जी है? सर। हाँ यस सर। और एक हाँ और यस सर। पार्टिसिपेंट आया है, गुलाम रसूल, आपको भी क्लियर है? जी सर। तो आपने पार्टिसिपेट करना है, आपने साथ आंसर्स बताने हैं। अब नेक्स्ट है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, यानी कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आई है ना, ए माइनस बी, उसका आंसर किसके इक्वल है? उसका आंसर वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के भी इक्वल है, और वही आंसर सेकंड वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यानी कि जो आंसर आ रहा है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड के ही इक्वल है। तो उनका डिमांड एंगल कितना होगा? 60, 0, 120 या 90 होगा? क्या आंसर होगा? कि जो हमारे पास जब हमने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, तो जो आंसर आया है वो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड के भी बराबर है, दूसरे वेक्टर के भी बराबर है, यानी कि आप कह सकते हैं तीनों बराबर है। तो जब कौन से एंगल पे रिजल्टेंट और वेक्टर्स आपस में बराबर होते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, 60 पे बराबर होते हैं, वन 0 पे होते हैं, ट्वेंटी। 120 या 90 पे होते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ना, बहुत सारे जो लोग हैं वो इसका आंसर करेंगे 120, लेकिन 120 इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है 60 डिग्री। ये आप इसको कहते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि फाइव, काफी फेमस क्वेश्चन है, 5 + 5, इसका आंसर क्या आता है? 5। ये पता है ये किस एंगल पे पॉसिबल होता है? 120 पे। अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री होना, तो 5 + 5 का आंसर क्या होगा? 5 ही होगा। तो जो भी मेजोरिटी है ना, वो ये इस पे टिका देगी 120 डिग्री पे। लेकिन ये देखें कि यहाँ पर ऐड नहीं हो रहे, माइनस हो रहे हैं, कि दो वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब दो वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट हो तब एंगल 60 डिग्री हो। अगर यहाँ पर होता ना प्लस, फिर हमारा आंसर क्या होना था? 120। क्लियर है? हाँ यस सर क्लियर है। अगर यहाँ पर होता ना a + b
इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, फिर आंसर होना था 120 डिग्री, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है ए माइनस बी, तो इसलिए फिर हमारे इसका आंसर होगा 60 डिग्री। सर राबिया इसके को भी अलावा कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं इस पे? जी। इसके अलावा और कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं हम, ए माइनस बी एट इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर पे? नहीं, यही रूल अप्लाई होगा कि क्योंकि ना जब दो वेक्टर्स में एंगल 120 डिग्री हो, तब दोनों जी वेक्टर्स का सर। जो वेक्टर्स होती है वो, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरे की भी 5 है, तो आंसर भी 5 आएगा। तो ये 120 डिग्री पे पॉसिबल है। ये एडिशन के केस में पॉसिबल है, तो जब दो वेक्टर्स में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उसके में एंगल 60 डिग्री होगा, ये रूल ही अप्लाई होगा। और अगर आप वो देखना चाहते हैं फार्मूला, तो फिर आप फार्मूला यूज कर सकती हैं ए स्क्वेयर। लेकिन ये जो फार्मूला है ना, क्योंकि पेपर में टाइम काफी कम होता है, तो फिर आपने टोटकों पे चलना होता है, ताकि जो है ना आपके वो कम टाइम में आप जल्दी से कर लें, क्योंकि वहां पर सॉल्व करने अगर आप बैठ जाएं तो फिर आपके लिए वो मसला हो जाता है। इसलिए ये मैंने आपको टोटका बता दिया है। अगर ऐड हो रहे हो तो फिर आपने क्या लगाना है, वो 120 लगाना है। अगर माइनस हो रहे हो तो फिर आपने क्या लगा देना है, 60 डिग्री लगाना है। और ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर वो जो रिजल्टेंट है आर, ये काफी सारा लेंथी हो जाता है। जो हमारा आर वेक्टर है वो ये, और दोनों वेक्टर से मैग्नीट्यूड दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन आप? यस सर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड 12 है, बी की 5 है और सी की 13 है। वो कहता है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, के इनके बीच एंगल कितना होगा? जीरो का। सर जीरो का नहीं, ये 90 का होगा। ए प्लस बी ना, हाँ जी, कॉस 90 जीरो। हाँ जी, 90 दोनों का को होगा। ऐड कर लेना कि हाँ 12 जी हाँ प्लस जी। 5 है, तो 12 प्लस 5 को इसका आंसर हमने क्या लगाना लाना है, 12 प्लस 5 है। 13 ना, तो 144 जमा आ जाता है आपके पास। 25 जमा करें तो इसका स्क्वायर रूट लेने से जीरो आता है, 13 आता है। इसका मतलब ये है कि हमारा एंगल जो होना चाहिए 90 का होना चाहिए, कॉस 90। हाँ जी, क्योंकि हमने 12 प्लस 5 करना है तो हमारा आंसर 13 आना चाहिए। तो 13 किस एंगल पे आएगा, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम 90 देख भी डिग्री पे। लेते हैं। तो जैसे राबिया ने बताया कि 12 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन होती हैं वेक्टर में। तो 12 का स्क्वायर आ गया, फिर दूसरा स्क्वायर हमारे पास 5 का आ गया। 5 का आ गया। 12 का 144 और 5 का 125। हाँ जी, ये आई थिंक पीछे हमने कर भी जो, लेकिन वो डिफरेंट वे में पूछा गया था। तो इसका हाँ जी आंसर भी क्या बिल्कुल। होगा, पाई बाय 2 होगा। 169 तो इकबाल और 13 गुलाम होगा। रसूल क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर ट्रेवल करता है। फिर वो क्या करता है, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ करता है, फिर 5 मीटर 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड करता है। तो इनके जिसका हमने डिस्प्लेसमेंट बताना है कि पहले वो डिस्प्लेसमेंट जाता है टूवर्ड्स द ईस्ट, और फिर वो जाता है नॉर्थ, तो नॉर्थ ऊपर होता है, फिर वो नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर क्या करता है वर्टिकली अपवर्ड जाता है, यानी कि सीधा ही चला जाता है ऐसे। तो ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा हो गया नॉर्थ, और ये फिर ये हमारा क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड। तो हमने क्या बताना, हमने डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इसका फिर आंसर क्या होगा, इसका सिंपल सा ये आंसर आप, स्टेटमेंट थोड़ा सा नीचे करें। इसका सिंपल सा आंसर तीनों को क्या कर दें, ऐड अप कर दें। पहले 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया, फिर हमारे पास 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। और फिर हमारे पास 6 का स्क्वायर है।
ये आता है 14.31। और इस सारे का क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेना है सारे का 14.31, यानी कि 14.31 और आगे 8 आता है, यहाँ पर यही आएगा हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा, 14.31 होगा। 31। यानी कि अगर वो आपसे, क्योंकि पहले वो गया ईस्ट की तरफ, फिर वो गया नॉर्थ की तरफ, और फिर गया, फिर वो वर्टिकल अपवर्ड गया, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 वाला वो पोर्शन वो खत्म हो गया, फिर पीछे क्या बचा, स्क्वायर वाले पोर्शन रह गया। जैसे ये मैंने वेक्टर आपको लिखा है ना, आई थिंक यहाँ पर कहीं होगा ये हाँ वाला जी बिल्कुल फार्मूला। बताया ऊपर। ये जो फार्मूला है ना, तो यहाँ पे जो cos 90 होने से वो जीरो हो जाएगा, तो ये जो टर्म है, ये सारे ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो ये वाले जो टर्म है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो ये टर्म एक्टिव हो जाएगी। तो इसका आपने क्या कर लेना है, आपने स्क्वेयर ले लेना है, तो फिर वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इक्बालोग्राम। सिंपल सर, इसकी सिंपल हमने मैग्नीट्यूड निकाली जब थ्री वेक्टर हाँ जी, परपेंडिकुलर होते हाँ हैं, जी, उस तरह का सिंपल। कंसेप्ट। हाँ जी, अगर डाउनवर्ड होगा वेक्टर, एक नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ, अगर अपवर्ड नहीं जा रहा होगा, डाउनवर्ड होगा, फिर नेगेटिव लगाएंगे नहीं नहीं, अगर होता ना फॉर मैग्नीट्यूड एग्जांपल, में। पहले वो ऐसे गया है, ठीक है सर। फिर वो ऊपर गया है, ठीक और है फिर सर। वो नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे ही है ना। मतलब यस सर। पहले वो 12 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर वो 5 मीटर ऊपर गया, और 6 मीटर क्या किया, नीचे आ गया। डाउनवर्ड हो गया। 6 मीटर का चले, पहले 5 मीटर का कर लें, कि पहले 5 मीटर ऊपर गया है, फिर 5 मीटर नीचे आ गया है, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, यस। ईस्ट। तो यहाँ पर फिर यस उसका जो सर। आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 12 ही होगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पर पहले वो नॉर्थ की तरफ गया था, फिर वो वापस डाउनवर्ड आ गया, तो वो उसकी जो फाइनल पोजीशन वो कहाँ पर आ गई, ईस्ट पे। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो वेक्टर्स के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो फासला होता है, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ शुरू से इनिशियल पोजीशन उसकी शुरू 0 होगी, और जो फाइनल पोजीशन वो कहाँ पर होगी, उसकी 12। तो उसका पहला आंसर क्या होगा, 12 होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है। सर ये एक यस बार सर, शुरू यानी से कि बताइएगा, जी, मैंने अभी ज्वाइन किया है, इसको शुरू से बताइएगा 1 मिनट। तो इसमें पहले ये वो कहता है कि एक पार्टिकल है वो 12 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर वो 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड चला जाता है। तो उसको सॉल्व करने का ये फार्मूला है, क्योंकि आप देख लें, पहले वो ईस्ट की तरफ गया 12 मीटर, फिर नॉर्थ की तरफ गया, फिर वो वर्टिकली अपवर्ड चला गया, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री वेक्टर्स के दरमियान। तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ करती हैं। तो इसमें फिर हमने क्या मालूम करना, हाइपोटेन्यूज मालूम करना, ये हमारा वेक्टर आ रही है, हमने मालूम करना है। तो एंगल हमारा यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, ये वाला। तो फिर अब जब 90 डिग्री एंगल बनता है, तो फिर ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है, ए बी कॉस 90 जीरो होता है, तो ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। फिर पीछे क्या पोर्शन रह गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर तीन वेक्टर्स हैं। तो कॉस वाला पोर्शन खत्म हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला रह गया। तो फिर हमने क्या किया, फर्स्ट का स्क्वायर ले लिया, सेकंड का स्क्वायर ले लिया, और थर्ड का स्क्वायर ले लिया। इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारा 14.31 हुआ। फिर गुलाम रसूल कहता है कि अब अगर यहाँ पर लिखे ना 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, वो कहता है अगर ये यहाँ पर लिखा होता है 6 मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड, तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि अगर वो 5 मीटर ऊपर जा रहा है और फिर 5 मीटर नीचे आता है, तो फिर वो उसकी जो फाइनल पोजीशन वो कहाँ पर होगी, ईस्ट पर ही होगी। तो फिर हमने शुरू स्टार्टिंग से लेकर उसकी जो ईस्ट की पोजीशन है वो हमने कैलकुलेट करनी है, वो फिर ज़ाहिर वो कितनी बनती है, फिर 12 मीटर ही बनती है। ये टेक्निकल एमसीक्यू है, ये पेपर में आ सकता है। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। यस सर, हाँ ये जी। क्लियर है, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड लेके हम फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ जी। अब दूसरा केस यस। कि वो 12 मीटर गया है, फिर वो 5 मीटर ऊपर गया है, लेकिन आप जो नीचे आया है, वो नीचे आया 6 मीटर ऐसे, और नीचे 6 मीटर में क्या होता है, साउथ। तो अब जो हमारा केस बनेगा वो क्या बनेगा, अब हमने इन दोनों के पास देखना है कि ये हमारा ईस्ट है, और 1 मीटर क्या है, वो ये जो है ना, ये जो 6 मीटर है ना, और ये 5 है। तो हमने जो कैलकुलेट करना है, ये 6 में से 5 माइनस हो गया, पीछे यहाँ पर नीचे वो कितना आता है, 1 मीटर। तो फिर हमने क्या सॉल्व करना है, फिर हमारा हो जाएगा 112 का स्क्वायर
और दूसरा फिर हमने क्या लेना, 1 का स्क्वायर लेना। क्यों? क्योंकि जो नेट हमें मिला है वो कितना मिला है, 1। क्योंकि जो 5 था वो 5 के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो फिर हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर उसका आंसर आप वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? सर ये जो 6 मीटर है वन या वाले की 5 समझ मीटर है, नहीं आई। ये एक ही एक्सिस पे होंगे ना सर? हाँ जी, देखे ना, पहले वो 12 मीटर है। यानी कि अपोजिट है, एक पॉजिटिव वाला होगा 5 तो 6 नेगेटिव वाला होगा, हाँ फिर जी, इनका नेट रिजल्टेंट निकाल के हम पुट करेंगे। हाँ जी, क्योंकि ये क्लियर कर। 5 मीटर वो ऊपर गया है ना, तो ये यस सर, पॉजिटिव है। जब वो डाउनवर्ड आए तो यस सर, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो 6 माइनस यस 5 हो सर, जाएगा। तो जो नेट हमें यस मिलेगा सर। वो सिर्फ 1 मिलेगा। 6 हमने पुट नहीं करना, क्योंकि 6 में से जो 5 था वो इस 5 के साथ कैंसिल हो गया, नॉर्थ के साथ। तो पीछे हमारा सिर्फ क्या बचता है, 1 बचता है। तो फिर हमने सिर्फ 1 क्या है वो पुट करना है। अब क्लियर है? राबिया, इकबाल। हाँ यस सर, जी। क्लियर है सर, आगे जाए। तो देखिए, इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस आ सकती है पेपर में। तो ये अच्छा होगा कि एक क्वेश्चन पूछने से 3 हमारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो 3 वेक्टर्स, ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। तो हमने बताना है ये कौन से ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, तो इसका आपने जस्ट आंसर आप याद आने कि इसका आंसर है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारे राइट एंगल ट्राइंगल देगा। अब देखिए जो सर हमें राइट है, कैसे पता चलेगा कि सारी क्वेश्चंस का आंसर यही होगा? इसकी आप मैग्नीट्यूड निकाल लें, उसका आंसर आएगा हमारे पास, ये मैं यहाँ पर लिख 4 देता हूँ। 4 8 और 9 आ जाएगा एक का। इसका आ जाएगा 3 14 का स्क्वायर रूट। किसका 14 का आएगा? नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर 3 आ, चलो यहाँ पर 2 है ना, ऐसे यहाँ पर हाँ क्वेश्चन जी। में 3 है, 2 नहीं आता। ये करेक्ट करें, यहाँ पर 3 है। तो इसका फिर आंसर क्या आ गया, 14 का स्क्वायर रूट। और जो बी है जी इसका बिल्कुल। आंसर हमारा आ जाता है 25 जमा 9 जमा 1। 35। इसका 35 का स्क्वायर रूट आ गया। और सी का आंसर क्या आ गया, 2 2 4, 4 4 16, 20 21। तो इसका आंसर क्या आ गया, 21 का स्क्वायर रूट। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ये हमारे पास इस तरह की उसकी शेप होती है। यानी कि ये जो हमारी लेंथ है ना, इसको हम नाम दे लेते हैं, इसको नाम दे लेते हैं बी का। और ये हमारी साइड होगी ए, और ये हमारी साइड होगी सी। तो ये जो बी है ना, बी स्क्वेयर, इसका बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अगर ये स्क्वेयर हम खत्म नहीं अंडर करें, रूट नहीं आता। अगर बी लिखे सिर्फ, तो फिर क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर होल का स्क्वेयर रूट। तो अब बी का आंसर हमारा क्या आया है, 35 का स्क्वायर 35। रूट। तो इसका ए का हमारा आंसर क्या आया, 14। 14 का क्या स्क्वायर रूट आता है, 14 का स्क्वायर तो आपने पहले ही ले लिया ना, तो उसका स्क्वायर तो कट जाएगा। हाँ जी, सिर्फ 14 आ गया। क्योंकि हमने एक ही जगह क्या पुट करना है, 14 का स्क्वायर रूट पुट करना है। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर काट के 2 स्क्वायर रूट बनते हैं, एक टोटल वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 14 आ 35 गया। आएगा। 35 आएगा। और दूसरे का स्क्वायर सी का हमारा क्या आ गया, 21। 21। तो स्क्वायर रूट 35। कट गया। हाँ जी, तो ये जो बड़ा स्क्वायर रूट है ये मौजूद रहेगा। ये पॉइंट्स क्लियर है ना बाकियों को, कि 14 और 21 कैसे आया है। यस सर, क्लियर है। और आबिया इफ्तिखार आपको। मैग्नीट्यूड है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमने ए स्क्वेयर हमने क्या पुट किया, 14 का स्क्वायर रूट। तो फिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर काट जाएंगे, तो फिर हमारे पास सिर्फ बच गया 14। और सी की जब हमने क्या पुट किया, फिर 35 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर काट गया, पीछे हमारे पास बच गया 21। तो जब आप इनको ऐड करेंगे
तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 35 का स्क्वायर रूट। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ए जो है वो बेस पर आएगा और सी हमारे पास हाइपोटेनस पे आएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो सम होता है वो हमेशा जो होता है वितर का होता है, वितर बड़ा होता है, बाकी दोनों चीजों का साइडों का सम होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेनियस होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, ये जो बाकी दोनों साइड्स होते हैं उनके सम के उनके स्क्वायर सम के रूट के इक्वल इक्वल होता है। होता है। तो यहाँ से आप जब आप अंदाजा लगा लेंगे, अब देखिए ये हमारी बड़ी है वैल्यू, ऐसे ही है ना। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो इस साइड को आपने अलग कर लेना, और जो बाकी जो छोटी साइड्स हैं उनको आपने क्या करना है, उनका इस सम। फार्मूले से आपने उनको ऐड अप करना है। अगर तो आंसर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्राइंगल हमारी नहीं है। लेकिन अगर हमारा राइट और लेफ्ट साइड हमारी इक्वल आ जाते इसका मतलब वो फिर आंसर हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? क्लियर है, बता दें। आवाज आ रही है? जी सर। सारे खामोश हो भाई गया। क्लियर है ये क्वेश्चन? जी सर। बाकी भी बता दें। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉलोइंग सेट्स ऑफ थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। ये आपको वैसे आता ही है, इसका आंसर क्या होगा? ये तो तीनों डिफरेंट है। अब ये देखिए 10 20 14। 10 + 10 करें तो इसका आंसर आता है 20, और अगर माइनस करें तो इसका आंसर क्या आता है 0। तो इसकी रेंज क्या आती है 0 से 20। तो 0 से 20 में 10 मौजूद है ना, तो यानी कि ये वाला नहीं हो सकता। फिर 10 हो गए, 0 20 में 20 भी आता है तो इसका भी 0 हो सकता है। लास्ट वाला नहीं है, डी आएगा इसका। और इसको अगर हम ऐड करें तो इसका आता है 30, और मिनिमम आता है 0, 0 से 30 में 23 भी आता है, तो इसका भी सम 0 आ सकता है। मिनिमम आता है 10। हाँ जी। मिनिमम 10 है, हाँ 10 और 30 के दरमियान। तो ये और नहीं इस आता। और इसका मिनिमम 10 से लेकर 30 होता है, लेकिन जो 40 है 30 वो या 10 से 40 है। लेकर 30 तक वो पाई वो लाई नहीं करता, तो इसका सम कभी भी 0 सर नहीं इसका होगा। ऐसे बताएं कि हम अगर दो वेक्टर्स हैं उन दोनों का अगर हम लोग प्लस करें तो वो थर्ड वेक्टर के से छोटा आना चाहिए कि बड़ा आना चाहिए, ऐसे उसकी बताएं। रेंज में आना चाहिए। जो थर्ड वेक्टर है ना, वो पहले दो वेक्टर्स के सम और डिफरेंस की रेंज में अगर आ गया, इसका मतलब है फिर सम 0 है। अगर उसकी रेंज से बाहर है फिर वो सम वो 0 नहीं हो सकता। जैसे पहले केस में क्या है, मिनिमम रिजल्टेंट 0 है और मैक्सिमम कितना है 20। तो 0 और 20 के दरमियान जो तीसरा वेक्टर है 10 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये इसका जो रिजल्टेंट है तीनों का वो 0 आ सकता है। दूसरे में अगेन 0 से लेकर रेंज कितनी है 20। पहले दो वेक्टर्स को आपने देखना है, ये नहीं करना कि दूसरे तीसरे को, पहले दो वेक्टर्स को देखना है, सीक्वेंस वाइज चलना है। 10 - 10 0, और 10 + 10 का आंसर क्या आ गया 20। तो 0 20 में 20 मौजूद है, तो इसका भी आंसर 0 आ सकता है। तो यहाँ पर 10 - 20 का आंसर क्या आ गया 10, और फिर दोनों को ऐड किया तो इसका आंसर क्या आ गया 30। तो जी 10 और 30 के दरमियान 23 आता है ना, इन तीन वेक्टर्स का भी जो रिजल्टेंट है वो 0 आ सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी रेंज है 0 से लेकर 30। तो 0 10 और 30 के दरमियान 40 नहीं आता, तो इसका मतलब है ये सम कभी भी वो इसका आंसर 0 नहीं आ सकता। आप क्लियर है? हाँ जी। When three forces of 50 Newton, 30 Newton and 15 Newton act on a body, then the body is। तो इसका अब राबिया से बताओ, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। हमारे पास तीन फोर्सेस हैं 50 30 और 15 न्यूटन, ये एक बॉडी पे एक्ट करती हैं। तो बॉडी क्या रेस्ट पे होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, इक्विलिब्रियम में होगी, या मूविंग विद एन एक्सेलेरेशन होगी? मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, क्योंकि सम इनका 0 के इक्वल नहीं आ रहा सर।
हाँ जी, तो यानी यहाँ पर क्या होगी, नेट फोर्स मौजूद होगी। यस सर। और जब भी नेट फोर्स मौजूद होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज होती है। तो जब क्या नेट होता है? जब नेट फोर्स हो, आप देखें इन तीनों वेक्टर्स को, 50 और 30 को आप ऐड करें तो इसका आंसर क्या आ गया, 80। 80 और अगर सब्ट्रैक्ट माइनस करें तो करने आंसर क्या से आ गया, 20 20। 20। तो ये उसकी रेंज में तो है कहाँ है? 15। 15 है वो। ये 15 है ना। सर 50 माइनस 30 20 आ गया। तो 20 तो और 80 20 के के में, अंदर 20 और 80 के दरमियान 15 नहीं ना आता। अच्छा अच्छा तो यानी कि इसका ठीक है। जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं होगा। जीरो ना होने का मतलब है नेट फोर्स मौजूद होगी। जी। तो जब नेट फोर्स मौजूद होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है या बदलती है। कांस्टेंट। बॉडी एक्सेलरेट Velocity करेगी, change। वेलोसिटी चेंज होगी सर। जब नेट फोर्स होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है। जब नेट फोर्स जीरो होता वेलोसिटी चेंज नहीं होती। यूनिफॉर्म होती है। हाँ जी। जब नेट फोर्स जीरो हो ना, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या बॉडी रेस्ट पे होगी या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। लेकिन जब नेट फोर्स इनइक्वल। मौजूद होगी तब बॉडी क्या करेगी, एक्सेलेरेशन से मूव करेगी। क्योंकि जो न्यूटन का आप सेकंड लॉ पढ़ते हैं ना, एफ इज इक्वल टू एम में, तो ये जो एफ है ये हमारे पास कौन सा एफ होता है, नेट फोर्स होती है यहाँ पर। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ये हमारा जो एफ है ये नेट फोर्स है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। अब क्लियर है। Yes sir। ये आपने ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास नेट फोर्स जीरो होती है तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे है अगर नेट फोर्स जीरो हो, तो यहाँ पे जो हमारी नेट फोर्स है वो जीरो है, इसलिए क्या बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पर भी क्या हमारी बॉडी जो नेट फोर्स है वो हमारी रेस्ट। क्या है, जीरो है। इसलिए बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट याद हो कि वहां पर ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपस में बैलेंस हो जाती हैं, तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है। तो जो ड्रॉपलेट्स है वो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से क्या करते हैं, नीचे फॉल करती हैं। तो यानी कि जब नेट फोर्स जीरो होते हैं तो या तो बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि या बॉडी रेस्ट में है या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो इस जब नेट फोर्स मौजूद होगी इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू द टू वेक्टर्स आई एंड सो दैट द रिजल्टेंट में बी यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो दोनों को ऐड करें, आई प्लस 2 आई का आंसर क्या आ गया, 3i 3। माइनस जे 3 आई। प्लस के 3 आई माइनस जे माइनस जे प्लस के। प्लस के। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, यूनिट वेक्टर के। किसके यूनिट वेक्टर के अलोंग एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, आई होता है। आई। यस तो सर। तो फिर इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस पर ओनली 2i। 3। हाँ माइनस 3 टू आई आएगा। माइनस टू आई जी। प्लस जे माइनस के। और प्लस जे और माइनस की। ये पॉइंट क्लियर है ना, -2i प्लस ये जी। माइनस के कैसे आता है, बाकियों को भी क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट यस ये है सर। कि, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। हाँ यस जी, ठीक। व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू द टू वेक्टर्स, हमने क्या वेक्टर्स ऐड करनी है, किसका आंसर रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आए। किसका जो वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमारे पास आई होता है। तो अब इन दोनों वेक्टर्स को आपने ऐड किया तो आंसर आ गया 3i माइनस जे प्लस के। तो इन सब को उठाकर आप यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो और इज इक्वल टू -2i और प्लस जे हो जाएगा और माइनस के। ये वेक्टर जब आप ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है। Yes sir। और लास्ट एमसीक्यू आज का, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड द रिजल्टेंट ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा, 120 इसका होगा, 60 इसका होगा,
वैल्यू देखनी पड़ेगी। ये ऑप्शन है इसके। लास्ट वाला होगा इसका। वो कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी, पहला वेक्टर हमारे पास पी आ गया। जो दूसरा हाँ वेक्टर है जी। वो कहता है कि इन दोनों को ऐड करने से जो वेक्टर हमें मिलेगा ना वो दूसरा वेक्टर है। तो अभी देख लेती हैं, पी प्लस क्यू है सर 10 वाला होगा। प्लस अभी देख लेते हैं पी माइनस क्यू। तो इन दोनों को ऐड तो करें, प्लस क्यू और अगर माइनस क्यू कट गया तो इसका आंसर क्या आएगा 2p। तो अब हमारे पास कितने वेक्टर्स आ गए, दो वेक्टर्स। एक वेक्टर हमारे पास p है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या 2p है। तो 2p प्लस, और हमने बताना है p के दरमियान एंगल कितना है, ये हमने बताना है। सर 2p को 2p पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और जब अब उसका देखिए, 2 आप ये इनवर्स जानती हैं, लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास एक वेक्टर है ना p, ये लाइक आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया 2p, आपने पढ़ा है कि जो वेक्टर एडिशन होती है उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ही है। तो ये जो 2p आई है ये इसका ये उस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो p और 2p के दरमियान डायरेक्शन क्या सेम है। तो सेम डायरेक्शन के लिए एंगल कितना होता है हमारा, 0 डिग्री होता है। क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक वेक्टर हमारे पास p है, जब आप p प्लस क्यू और p माइनस क्यू सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 2p। तो ये जो 2p है ये p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के परपेंडिकुलर आया है। ये हमें जो 2p मिलता है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो जो फिर ज़ाहिर है दोनों वेक्टर p और 2p की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो फिर दोनों का सेम डायरेक्शन के आंसर हमारा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। क्लियर है।